11 मई 1998 उस दिन भी सूरज पूर्व से निकला था, पर उस दिन का सूरज भारत का नाम लिए निकला था। जी हाँ, 11 मई 1998 को भारत के इतिहास में एक ऐसी घटना घटती है जो भारत को विश्व पटल पर एक नई शक्ति के रूप में लेकर आती है। नमस्कार, मैं शशांक तिवारी आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ पोखरण में हुए परमाणु परीक्षण की कहानी। जी हाँ, इस कहानी की शुरुआत 11 मई 1998 में नहीं बल्कि 40-45 साल पहले 1940 के दशक में सोची गई थी। जी हाँ, होमी जहांगीर भाभा के दिमाग में इसकी उपज हुई। वो चाहते थे भारत को परमाणु शक्ति के रूप में आगे बढ़ाना। आगे चलकर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में 18 मई 1974 को पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण हुआ, जिसे कोड नेम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। कहा जाता है कि ये परीक्षण केवल और केवल ये देखने के लिए था कि क्या हम इस शक्ति के रूप में आगे बढ़ सकते हैं, और ये परीक्षण सफल रहा। इस परीक्षण में उपयोग किए जाने वाले परमाणु में ज़्यादा पावर नहीं थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने यह बयान दिया कि ये परीक्षण केवल शांति के लिए है, हम शांति के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं, पर वो था तो बम ही। भारत के इस परीक्षण के बाद विश्व स्तर पे हम बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज किए गए। ना तो कोई भी बड़ा देश हमें न्यूक्लियर फ्यूल्स दे रहा था, ना ही हमें किसी टेक्नोलॉजिकल सहायता मिल रही थी। 1985 के आते आते अमेरिका कुछ एक सैटेलाइट हमारे पोखरण रेंज पे लगा चुका रहता है। वो ये जानना चाहता था कि क्या हम फिर से परमाणु परीक्षण की कोशिश कर रहे हैं। एक बार 1995 में पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार जब रहती है तब फिर से इसकी कोशिश की जाती है, और उसी वक्त CIA जो कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी है और वहाँ की सैटेलाइट हमें ये परीक्षण करने से पहले ही पकड़ लेती है। इसके बाद आता है साल 1998। तब प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में परमाणु परीक्षण को आगे बढ़ाने की फिर एक कोशिश होती है। मार्च के महीने में एक मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें DRDO के प्रमुख APJ अब्दुल कलाम और उनके साथ कुछ और वैज्ञानिक होते हैं। वहां तय किया जाता है कि क्यों ना हम फिर से परमाणु परीक्षण करें। तब वहां अब्दुल कलाम जी से पूछा जाता है कि आपको कितना वक्त लगेगा। अब्दुल कलाम कहते हैं कि मुझे केवल 2 महीने का वक्त चाहिए, और अप्रैल के आते आते ये तय हो जाता है कि 11 मई के दिन हम परमाणु का परीक्षण करेंगे। पर ये इतना आसान नहीं था। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और अमेरिका की सैटेलाइट ने मिलकर हमारे उस परीक्षण को पकड़ लिया था 1995 में। तो इस बार हमें उनसे छुपकर इसे अंजाम देना था, और इसे अंजाम देने के लिए इंडियन आर्मी की 58th रेजिमेंट इंजीनियर कोर को शामिल किया गया। उनसे बचने के लिए रात में काम करना मुनासिब समझा गया। इसके लिए जितने भी ट्रक्स थे और जितने भी इक्विपमेंट्स थे उनका उपयोग केवल रात में किया गया। यहाँ तक कि वहाँ क्रिकेट का टूर्नामेंट कराया गया ताकि ये लग सके सैटेलाइट से देखने पर कि यहाँ कोई आम टूर्नामेंट चल रहा है। यहाँ किसी भी प्रकार की ऐसी गतिविधि नहीं है जिससे कि कोई खतरा पैदा हो सके। तार, केबल्स, इन सब को रात में ही बिछाया जाता था। जहाँ परमाणु बम का टेस्टिंग होना था वहाँ उस गड्ढे के ऊपर कैमोफ्लेज की नेट लगाई गई थी। वो कैमोफ्लेज की नेट जो आसमान से देखने पर ज़मीन के बराबर लगे, ऐसा लगे ही ना कि नीचे कुछ गड्ढा किया गया हो। यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी अलग अलग आया करते थे और इंडियन आर्मी की ड्रेस पहन के आया करते थे। वैज्ञानिकों के भी नाम कोड वर्ड में थे, जैसे कि APJ अब्दुल कलाम को मेजर जनरल पृथ्वीराज और चिदम्बरम को मेजर जनरल नटराज कहा जाता था। 1 मई 1998 को बार्क में बने परमाणु बम को पोखरण तक लाने की कवायद शुरू होती है। इसके लिए मुंबई से जैसलमेर तक पहले प्लेन के द्वारा परमाणु बम को लाया जाता है, फिर आर्मी बेस कैंप, और अब आर्मी बेस कैंप से पोखरण के उस एरिया तक ले जाने के लिए ट्रक का यूज किया जाता है। 4 ट्रक में उनको ट्रिप वाइज वहां तक लाया जाता है ताकि ना तो हम सैटेलाइट से पकड़ा पाएं और ना ही किसी जासूस को किसी भी चीज का शक हो सके। इसकी अगुवाई कर्नल उमंग कुमार कर रहे थे। सब कुछ तय समय के अनुसार चल रहा था। सारी चीजें अपनी जगह पे पहुंच चुकी थी। बस इंतजार था
तो हवा के दबाव के कम होने का। हवा के दबाव और हवा का बहाव जितना अधिक होता उतना ज़्यादा रेडिएशन का खतरा बढ़ता। 11 मई की दोपहर 3:43 में हवा का बहाव थोड़ा कम हो जाता है और तब होता है पहला परमाणु परीक्षण शक्ति 1 का। जी हाँ, शक्ति 1 जो कि 45 किलो टन का एक बहुत बड़ा परमाणु विस्फोट होता है, जो कि रिएक्टर स्केल पर एक भूकंप के बराबर तीव्रता लेकर आता है। और उसी के साथ साथ 11 मई को ही और परीक्षण होते हैं, दूसरा 15 किलो टन का, तीसरा परीक्षण 0.3 किलो टन का। इसके साथ 13 मई को भी 2 परीक्षण किए जाते हैं, 0.5 किलो टन का और 0.2 किलो टन का। और इसी के साथ भारत थर्मोन्यूक्लियर और फिजन डिवाइस पे परीक्षण करने वाला विश्व का 6वां देश बन जाता है। 11 मई की शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी इस बात को खुले तौर पे कहते हैं कि हाँ, हम विश्व के 6वें ऐसे देश बन गए जिन्होंने न्यूक्लियर हथियार बना लिया और हमने सफल न्यूक्लियर परीक्षण कर लिया। प्रधानमंत्री अपनी प्रेस वार्ता में ये भी कहते हैं कि भारत परमाणु हथियार का पहले प्रयोग नहीं करेगा। हम केवल यह दिखाना चाहते थे विश्व को कि हमारे पास भी परमाणु शक्ति है। अगर आप हम पे हमला करने का सोच रहे हैं तो थोड़ा सोचिएगा इस बारे में कि हम भी पलटकर आपको जवाब दे सकते हैं, पर हम पहले हमला नहीं करेंगे। इसी बीच अमेरिका की विदेश मंत्री की ओर से एक बयान आता है कि भारत ने एक ऐसा गड्ढा खोदा है इस परीक्षण से कि उसे इससे बाहर निकलने में काफ़ी दिक्कतें होंगी और हाँ, हमें आने वाले 4-5 साल बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जो बड़े बैंक, जो बड़े देश हमें लोन दे रहे थे, उन्होंने अपनी लोन की राशि को बंद कर दिया। ह्यूमैनिटीज़ के नाम पे जो हमें फंड मिल रहे थे वो सब बंद हो गए। हम आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर आगे तो बढ़ रहे थे, पर इसके साथ ही साथ जो भी सुविधाएं हमें दूसरे देशों से मिलती थी वो बंद कर दी गई। पर हमारी विदेश नीति इतनी अच्छी रही कि सन 2005 में हम यूएस के साथ न्यूक्लियर समझौते पे आगे बढ़े, जो 2008 में दोनों देशों के बीच एक समझौते के रूप में तय किया गया। जहां एक ओर भारत इस आयाम को रचने में आगे रहा, वहीं दूसरी ओर हमने इसकी कीमत भी चुकाई। जैसलमेर के खेतोलोई नामक गांव, जो कि पोखरण के नज़दीक है, जहां 2 से 3 हज़ार की आबादी में लोग रहते हैं, वहाँ आज भी रेडियस का असर काफ़ी ज़्यादा है। आज भी वहाँ कैंसर बहुत ज़्यादा मात्रा में डिटेक्ट होता है, पर आज भारत विश्व पटल पर एक नई शक्ति के रूप में जाना जाता है, जिसकी कहानी लिखी गई थी 11 मई 1998 को।